बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना। हर एक्ट में जो उसका पहला सेक्शन है उसमें शॉर्ट टाइटल और उसकी एक्सटेंट ऑफ एनेक्टमेंट वगैरह वगैरह एक्सप्लेन किए होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइटल से ही ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो ये सारा का सारा कानून सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स और मुआहदों पर मबनी है। कॉन्ट्रैक्ट से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि प्रॉमिसेस, एग्रीमेंट्स और मुआहदों के क्या कवानीन हमारे मुल्क में लागू हैं, वो हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। सेकंड, हमारे पास जो सेक्शन है वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। हर एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज ज़रूर होता है। उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो टर्म्स आगे यूज़ होनी है इस एक्ट में, उनके क्या मतलब और उनको किस कॉन्टेक्स्ट में हमने यूज़ करना है। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उसको आप लोग खुद रीड करेंगे, मैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले, हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो डिफ़ाइन हुए हैं इस सेक्शन में। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है प्रपोज़ल। प्रपोज़ल आम अंग्रेज़ी में किसी भी ऑफ़र को कहते हैं। प्रपोज़ल हर कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला बुनियादी इंग्रेडिएंट है। अब प्रपोज़ल क्या होता है? जब कोई एक पार्टी दूसरे किसी एक्सेप्टर को, किसी दूसरी पार्टी को कोई भी ऑफ़र करे, उसको हम प्रपोज़ल कहेंगे। हर प्रॉमिस में प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस दोनों ज़रूर होती हैं। जब भी कोई प्रपोज़ल सिर्फ़ ऑफ़र है, जैसे मैंने आपको ऑफ़र की कि मुझसे एक पेंसिल आप ख़रीद लें, अब ये सिर्फ़ ऑफ़र है, आपने जब तक उसको कबूल नहीं किया ये सिर्फ़ प्रपोज़ल है, प्रॉमिस नहीं हुआ। एज़ सुन एज़ उसको, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो एक्सेप्ट होते ही एवरी प्रपोज़ल बिकम्स अ प्रॉमिस। जब प्रपोज़ल पेश किया गया तो जिसने प्रपोज़ल दिया, जिसने ऑफ़र दी, उसको हम प्रपोज़र कहेंगे, और जिसको प्रपोज़ल दिया गया वो है एक्सेप्टर, या फिर जब वो प्रॉमिस बन गया क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, एवरी प्रपोज़ल व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड इज़ अ प्रॉमिस। अब प्रपोज़ल देने वाला प्रॉमिसर और प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने वाला प्रॉमिसी कहलाएगा। और ये जो ट्रांजैक्शन हुई दोनों के दरमियान, एक ने प्रपोज़ल दिया और प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट किया, इस ट्रांजैक्शन को हम प्रॉमिस कहेंगे। अब प्रॉमिस जो है वो एक बहुत आम लफ्ज़ है जो हम आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है, उर्दू में उसके लफ्ज़ी माने हैं वादा करना। हर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद प्रॉमिस होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बगैर प्रॉमिस के नहीं बन सकता। प्रॉमिस हो गया। अब आगे जो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रॉमिसर आप समझ गए, प्रपोज़ल देने वाला, प्रॉमिसी जिसने एक्सेप्ट किया, और प्रॉमिस उस पूरी ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे। फिर जैसे हमने मिसाल दी कि आप मुझसे एक पेंसिल ख़रीद लें, दैट वाज अ प्रपोज़ल। अगर आप कहते हैं जी मैं ख़रीदूँगा, और मैंने कहा जी 2 रुपये इसकी कीमत है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी, इस पेंसिल के बदले मैं आपको 2 रुपये अदा करूँगा। अब वो 2 रुपये जो हैं वो इस ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन कहलाएंगे। ये एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट का। अब प्रॉमिस हम समझ गए क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक प्रपोज़र जिसने प्रपोज़ किया, प्रॉमिसी जिसने एक्सेप्ट किया, और फिर कंसीडरेशन। फिर उसके बाद इससे थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लफ्ज़ी मायने हैं मुआहदा। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिसेस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक वादा जो है वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट में आपको दूसरे पार्टी की कंसेंट की ज़रूरत है। जब तक उसने कंसेंट नहीं किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया आपकी ऑफ़र, तब तक एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होता। इसलिए हम सेट ऑफ प्रोमिसेस कहते हैं। तो एक प्रॉमिस, उसके रेसिप्रोकल दूसरा प्रॉमिस होता है जिसमें कंसीडरेशन अदा की जा रही होती है। इस सारी ट्रांजैक्शन को मिलाकर एग्रीमेंट कहेंगे। अब सवाल यह है कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में होता है,
कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। इनके बीच में एक बहुत सिंपल सा फ़र्क है। एग्रीमेंट कोई भी मुआहदा जो आपके और किसी दो पार्टीज़ के बीच में हुआ, फॉर एग्जांपल मेरे और आपके बीच में, लेकिन वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसकी तमाम शराइत, उसके सब्जेक्ट मैटर, उसकी कंसीडरेशन, हर चीज़ लीगल हो और वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो उस सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे वादा किया जी मैं आपको 2 किलो चर्स देता हूँ, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें, तो क्या ये एग्रीमेंट है? आपने एक्सेप्ट किया तो ये एग्रीमेंट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है चर्स, वो एक लीगल प्रोडक्ट नहीं है, वो एक इलीगल प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ एग्रीमेंट कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब हो सकता है जब सब्जेक्ट मैटर और कंसीडरेशन दोनों लीगल हों। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और घुमा लें। मैंने आपसे वादा किया जी मैं आपको मेहरान कार बेचता हूँ 6 लाख रुपए की, और मुझसे ख़रीदने वाले ने कहा जी ठीक है मैं आपसे 6 लाख में लेता हूँ, मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको उतनी कीमत का चर्स दे देता हूँ। अब सब्जेक्ट मैटर मेहरान कार बेचना कोई इलीगल काम नहीं है, लेकिन उसकी कंसीडरेशन जो मुझे पे की जा रही है वो है चर्स, और चर्स की ट्रेड अगेन एक इलीगल काम है, इसलिए ये एग्रीमेंट तो है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इसके अंदर जो कंसीडरेशन है वो एक इलीगल सब्जेक्ट है। जब कंसीडरेशन और सब्जेक्ट मैटर दोनों लीगल हों और उस एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर लागू कराया जा सके, उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज था। यही टर्म्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे इस्तेमाल होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।